नहीं आता है ना, मैं उनको बोला हूँ। ठीक है, चलिए अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, स्टार्ट करते हैं हम। पीछे वाले में किसी को कुछ पूछना है तो बता दो, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। किसी बच्चे को यदि कोई डाउट है कल वाले में तो पूछ लें, तो मैं आगे बता रहा हूं। मेरा टॉपिक था कल का सेल। इनिशियल समझिए, केमिस्ट्री का इनिशियल पार्ट ही है जहां से हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेल, और उसको ऑर्बिट भी कहते हैं। सेल को ऑर्बिट भी कहते हैं, बाकी और भी चीज है उसको छोड़ देते हैं। स्टेशनरी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट का मतलब इसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का भी साइज छोटा बड़ा होता रहता है। न्यूक्लियस का साइज छोटा बड़ा रहता है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जितने हैं उसके हिसाब से। ठीक है, ये है हमारा सेल। सेल को नंबरिंग किया गया, साइंटिस्ट ने सेल को, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेल के बारे में बताया किसने। सेल के बारे में बताया है बोर्स। बोर्स ने ये चीज बताया कि सेल क्या होता है या ऑर्बिट है, तो उसने नंबरिंग जो उसको किया था वो KLMNOPN डॉट 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 छोड़ दिया। क्वेश्चन उठता है, या फिर दोबारा कहा तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक। अब ये क्वेश्चन उठता है कि उनको स्टार्ट तो करना चाहिए था ABCD से, K से क्यों शुरू किया। क्वेश्चन उठता है यदि हम किसी चीज की नंबरिंग शुरू करते हैं तो आइदर 1 2 3 4 होना चाहिए और नहीं तो ABCD से होना चाहिए, लेकिन ये K से क्यों शुरू किया। एक्चुअली बोर्स को ये डर था कि यदि इससे पहले कोई सेल डिस्कवर हो गया, यदि इससे पहले कोई सेल डिस्कवर हो गया तो उसकी नंबरिंग को चेंज करना पड़ेगा। समझ आया। तो इसीलिए उन्होंने किया क्या कि ABCDEF के बीच में KLMN डॉट डॉट, तो उन्होंने क्या किया कि इसके बीच से शुरू किया। इससे क्या होगा, यदि कोई सेल पहले डिस्कवर हो जाता है तो उसका नंबरिंग कर लो, यदि बाद में डिस्कवर होता है तो उसके भी नंबरिंग कर लो, और उसका थ्योरी बचा रहेगा। इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया था K से। ठीक है, अब सेल क्या होता है कल हमने डिफाइन किया था, इट इज द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर या इलिप्टिकल भी कह सकते हैं, इलिप्टिकल पाथ अराउंड अ सेंट्रल बॉडी, अराउंड अ सेंट्रल बॉडी। सेंट्रल बॉडी में कुछ भी हो सकता है, जैसे न्यूक्लियस हो सकता है, सोलर सिस्टम में सन हो सकता है, एंड सो इन स्पेस या 3D स्पेस में जब किसी एटम को रखेंगे, ये स्पेस है, तो स्पेस में यहां एटम रखा तो इसके चारों तरफ जो 3D में है, कुछ एटम इधर से मूव कर रहे हो, कुछ इधर से मूव कर रहे हो, कुछ उधर से मूव कर रहे हो 3D में। तो ऑर्बिट की जो डेफिनेशन दी गई वो ये है कि इसका मेन पॉइंट है कि एक सेंटर में कोई बॉडी है, सेंटर में एक बॉडी है और सर्कुलर या इलिप्टिकल पाथ है और स्पेस में है या 3D में। तीन मेन पॉइंट है इसके। समझ आया। बोर्स ने
एक्चुअली एटम के लिए बात की थी, एटम के लिए ऑर्बिट की बात की थी, तो इसीलिए सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस है, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हो। जैसे बोर्स की थ्योरी में हम सोलर सिस्टम लेते हैं, तो सोलर सिस्टम में सन है हमारे सेंटर में, और उसके चारों तरफ अलग अलग प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं। समझ आया? यदि सेंटर में हम अर्थ लें तो उसके चारों तरफ मून रोटेट हो रहा है, एंड सो। समझ आया? ये फिक्स्ड क्यों रहते हैं अपने को? ये यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी पाथ में घूमता रहेगा। क्यों? इट इज रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, इट इज रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जहां दोनों बैलेंस हो जाएगा वहीं पर वो घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने आप में, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये अट्रैक्शन है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये रिपल्सन है, और ये डिसाइड होता है, ये रिपल्सन वाला फोर्स डिसाइड होता है पी मोमेंटम से। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी। देखिए कोई बच्चा साइकिल से आ रहा है, उसको हम कहेंगे रुक रुक, रोक देंगे, धीरे आ रहा है और उसको हम हैंडल पकड़ के रोक देंगे, रुक जाएगा। लेकिन कोई एक ट्रक आ रहा है और उतनी स्पीड से, उसको रोकेंगे तो रुकेगा थोड़ी हमारी, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है। स्पीड सेम है दोनों की, वेलोसिटी सेम है, लेकिन उसकी मास ज्यादा है। समझे? हम अकेले साइकिल चला रहे होते हैं, हम अकेले साइकिल चला रहे हैं और उसकी स्पीड मान लो बहुत है और रोकना है तो हम ब्रेक लगाते हैं तो थोड़ी देर में रुक जाता है। लेकिन यदि 2-3 आदमी साइकिल पर हैं और उतनी ही स्पीड है और रोकेंगे तो रुकेगा ही नहीं, बहुत दूर तक चला जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसकी मोमेंटम ज्यादा है, ऐसा इसलिए कि उसकी मोमेंटम ज्यादा है। तो मोमेंटम समझ आया? मोमेंटम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पढ़ना है आगे फिजिक्स में। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। समझ आया? चलिए आगे करते हैं। हाँ जी सर। ठीक है, तो हमने कहा देखो अलग अलग प्लैनेट का अलग अलग पाथ है। आगे से जो ये क्वेश्चन आएगा तो आपको गलती नहीं होना चाहिए। हर एक प्लैनेट का अलग अलग पाथ है सोलर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि सारे की मोमेंटम अलग है। सिर्फ मास की बात करते, यदि सिर्फ मास की बात करते तो या तो सबसे कम मास वाला शुरू में होता या सबसे ज्यादा मास वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बड़े छोटे का मिक्सअप हो गया है, कोई छोटा भी पहले है, बड़ा बीच में है, फिर छोटा बाद में है। तो ये रिजल्टेंट है मास इनटू वेलोसिटी का। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब यदि पूछेंगे कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट का अलग अलग पाथ है तो कुछ बच्चे कहते हैं ताकि टक्कर ना हो जाए, टक्कर बचाने के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि टक्कर बचाने के लिए होता या हमारे फायदे के लिए होता तो कभी भूकंप नहीं आता, कभी बिजली से लोग नहीं मरते, या कोई भी ऐसी नेचुरल आपदा नहीं आती जिससे लोग मरते। ये महामारी कोरोना नहीं होता या और सो। तो हमारे फायदे के हिसाब से नहीं होता ये चीज, ये नेचुरल एक्टिविटीज है, ये होता रहता है। पर सेकेंड बहुत सारे 1100-1200 कहते हैं 11-12 हजार जो है टक्कर होती है स्पेस में, यूनिवर्स में। चलिए आगे करते हैं। अब अगला सवाल आया, चलो ठीक है मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कहां होगा?
कितना इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, ये हमें पूछना है। चलो ठीक है, मान लिया कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मूव हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा ये हमें समझना है। एक मिनट, ठीक है। तो इस थ्योरी को बताया बोर-ब्यूरी स्कीम। बोर-ब्यूरी स्कीम ये 9th में पढ़ाते हैं, 2n² फॉर्मूला। क्या चीज के बारे में बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। मतलब चलो मान लिया उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, चलो मान लिया। अब अगला क्वेश्चन आया कि कितने रह सकते हैं किस सेल में, सेल तो अलग अलग है, तो किस सेल में कितने रह सकते हैं। इस थ्योरी को खोजा था ब्यूरी ने। ये जो 2n² फॉर्मूला है इसको खोजा था ब्यूरी ने। ब्यूरी बोर्स का कलीग था, नहीं बोर्स का सबऑर्डिनेट था, मतलब उसके नीचे काम करता था। ब्यूरी जो है वो बोर्स के नीचे काम कर रहा था, अंडर में काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा देखो सर जी ये मैंने ढूंढे क्या कि इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर कैसे रहेगा। तो कहा ठीक है ला दे दे, मैं देख लूंगा, देखता हूं उसको। तो उन्होंने देखा तो बोला, देखा मैंने यार ये तो बात बिल्कुल सही खोजा है इसने, लेकिन उसका नाम हो जाएगा और यदि उसको पब्लिश करेंगे तो बोस ने क्या किया, चुपके से अपने नाम से उसको पब्लिश कर लिया। तो ब्यूरी ने उसमें बहुत हंगामा मचाया कि अरे ये तो मैंने ढूंढा है, आपने कैसे कहा कि मैंने ढूंढा है और अपने नाम से इसको पब्लिश कर लिया। तो बहुत हंगामा मचाने लगा वो। तो कहा अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा भी नाम जोड़ देते हैं। तो इसीलिए फिर बोर्स ने ब्यूरी का भी नाम जोड़ा, लेकिन एक्चुअल में वो ब्यूरी का ही था। तो इसीलिए इसको कहा गया बोर-ब्यूरी स्कीम। बोर एक अलग साइंटिस्ट, ब्यूरी एक अलग साइंटिस्ट, समझ आया? बोर्स एक अलग साइंटिस्ट और ब्यूरी एक अलग साइंटिस्ट। तो इसीलिए बोर-ब्यूरी स्कीम से कहा गया इसको। समझ आया या किसी बच्चे को कोई डाउट? अब ये क्या कहता है 2n² फॉर्मूला। 2n² फॉर्मूला में n = 1 फॉर k सेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन equal to 2 into 1² that equal to 2. n equal to 2 for L cell, तो number of electron equal to 2 into 2² equal to 8. n equal to 3 for M cell, electron equal to 2 into 3² equal to 18. n equal to 4 for N cell, number of electron equal to 2 into 4² equal to 32. n equal to 5 for O cell, number of electron equal to 2 into 5² equal to 50, and so on. and ये आगे भी and so on. समझ आया? ये जो ब्यूरी का फॉर्मूला था वो कह रहा है कि किस हाँ क्या पूछ रहे हो पीयूष? नहीं सर मैं बोला था यस सर। ठीक है आगे हम करते हैं। या ये ब्यूरी ने खोजा था, बोर्स का तो खामखा बेईमानी कर लिया था, उसने अपना नाम जोड़ दिया उसमें। तो बोर ब्यूरी स्कीम अब मजबूरी है आपकी बतानी पड़ेगी। 2n² फॉर्मूला, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ आया? तो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये
ब्यूरी ने बता दिया, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन, पांचवें सेल में 50 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। और भी निकालेंगे, इतने अभी डेवलप ही नहीं हुए। समझ आया? या किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को इस पॉइंट में कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को बोलो। किसी को समझ नहीं आया हो? 9th क्लास में ही पढ़ा है आप लोगों ने। कह रहा है बोर्स ने, एक बार फिर रिपीट करता हूं, बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। कैसे? जैसे हमारे सोलर सिस्टम में होता है। बोला ठीक है, चलो मान लिया। अब किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये एक दूसरा साइंटिस्ट ब्यूरी था, उसने बताया कि ये 2n² फॉर्मूला से भरे जाएंगे। पहले में 2, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 32, छठे में 50 एंड सो ऑन। समझ आया? मैं आगे चलता हूं। अब हर एक सेल, हाँ सर, जो ब्यूरी थे उनको कैसे पता चला कि ये 2n² फॉर्मूला लगेगा? साइंटिस्ट रैंडमली एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंटिस्ट जो है वो रैंडमली बहुत सारी एक्सपेरिमेंट, लाखों किया जाता है, उसमें से कोई एक चीज सक्सेस होता है। अंदाजा होता है ये बंदर को पहले ये पता नहीं था कि भाई कोई भी, जैसे मूली पेड़ के नीचे अंदर है, एक ने ढूंढा या उग गया होगा या मिट्टी हट गई होगी तो उसे धीरे धीरे पता कर लिया। तो आग का आविष्कार कैसे किया लोगों ने? अचानक हो जाता है कोई चीज। बहुत सारी चीज इस दुनिया में अपने आप होती है, अचानक होती है, और वो हमारे फेवरेट हो जाती है। जैसे फायर की डिस्कवरी है, वो भी एक साइंटिस्ट ही थे जिन्होंने किया था। तो साइंटिस्ट को कोई बताता नहीं है, सोचते हैं वो, और सोचने के बाद एनालाइज करते हैं और फिर उससे अपने आप हो जाता है या उस पे वर्क करते हैं। पहले से किसी को पता नहीं, तो वो रैंडमली लाखों एक्सपेरिमेंट करते हैं एक चीज को। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आज जो हम कपड़े सिलते हैं, सुई, मालूम है वो सुई जो है वो कितने दिन में इन्वेंट हुआ था? सुई का आगे वाला जो नुकीला पोर्शन है जो हम कपड़े में छेद करते हैं, उसको इन्वेंट होने में 1 साल लगे थे, और जिसमें धागा लगाते हैं उसे इन्वेंट होने में 29 ईयर्स लग गए। मीन्स 30 ईयर्स में सुई का इन्वेंशन हुआ था। जो सुई कुछ भी नहीं है, हम कहते हैं अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, उस सुई को जिस बंदे ने इन्वेंट किया था उसे 30 साल लग गए। तो साइंटिस्ट जो करते हैं वो रैंडमली करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। समझ आया? और अपने आप कुछ हो जाता है जो पहले से पता नहीं होता है, उसे लगता है, फिर बाद में चेक करते अरे ये तो फायदे का है, तो उसको अपने फायदे के लिए यूज किया। कुछ खराब चीज भी निकल जाती है, कभी जहर बन गया, कभी कुछ रिएक्शन से विस्फोट हो गया, मर भी जाते हैं बेचारे, लेकिन हमारे लिए बेनिफिशियल होता है वो एक्सपेरिमेंट और मैनकाइंड के लिए आगे फर्दर। ठीक है? और किसी बच्चे को डाउट? मैं आगे बढ़ता हूं। फिर अब दूसरा, सेल की बात खत्म, तो सेल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सब सेल पे। बोर्स ने बताया सेल के बारे में। अब उसके हिसाब से डिवीजन करें तो देखो, उसके हिसाब से जब हम फिलिंग करने लगे तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग इस तरह होने लगा। हमने लिया नाइट्रोजन 7, तो पहले में 2 और दूसरे में 5, ऑक्सीजन 8, पहले में 2 दूसरे में 6, सोडियम 11, पहले में 2 फिर 8 फिर 1। प्रॉब्लम क्या आई? आर्गन 18, 2, 8, 8।
पोटेशियम जो आई 19, तो इसमें 289 होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग हो गया, ये आएगा 2881। ये कैसे हुआ? जब इसमें तीसरे सेल में कितने की जगह थी? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह थी, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह थी, तीसरे में तो 18 इलेक्ट्रॉन की जगह थी। तो तीसरे को ना भर के चौथे में क्यों गया? सर इसलिए क्योंकि सर तीसरे में सर कंप्लीट सर 18 होगा तभी डालेंगे, नहीं होगा तो सर 8 ही डालेंगे, उससे ज्यादा। ऐसा क्यों? नहीं, ये नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो यदि तीसरे में 18 की जगह है, तीसरे में 18 की जगह है, तो 8 ही डाला और उसके बाद चौथे में चला गया, ऐसा क्यों? व्हाई? ये पता ही नहीं चल रहा था, शुरू में ये पता ही नहीं चल रहा था, तो इसी से कॉन्सेप्ट आया सब सेल का, सब सेल कॉन्सेप्ट। इसी गलती ने या यही प्रॉब्लम ने सब सेल को पैदा किया। उससे पहले जब साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या लॉजिक है या क्या रीजन है या कैसे हो रहा है, तो सबसेल का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इससे सबसेल का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया है? कोई भी बच्चा बता सकता है? सेल फर्दर डिवाइडेड इनटू सबसेल। सेल जो है हमारा वो फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है, इनटू सबसेल। सेल का फर्दर डिवाइडेड है सबसेल में। समझ आया? बताओ किस साइंटिस्ट ने दिया है? समरफील्ड। आज मैंने आप लोगों को वो अपलोड कर दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी अपलोड कर दिया, इसीलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, और जी, और हमने केमिकल बॉन्डिंग का भी कर दिया है। तो आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे उसको, और आंसर भी अपलोड कर दिया है। सारे क्वेश्चन जिस जिस बच्चों ने बनाए हैं मिलाइए, और उसका एक्सप्लेनेशन भी है वहां। फिर यदि नहीं आएगा फिर उसको डिस्कस करेंगे, 2 दिन का टाइम रखेंगे डिस्कस करने, 2 दिन 3 दिन में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरे पास नहीं है सर। क्या चीज? मैंने चलाया वीडियो नहीं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो क्या? क्या नाम क्या है? सत्यम। अच्छा ठीक है, जोड़ दूंगा मैं। शायद नहीं होगा ना, उसमें नए बच्चे को नहीं जोड़ा, जोड़ दूंगा मैं, तो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। देखिए सबसेल का कॉन्सेप्ट किसने बताया है? समरफील्ड ने बताया है। क्या बताया उसने? कि सेल फर्दर डिवाइडेड होता है सब सेल में। सब सेल कौन कौन से होते हैं? एस, टी, डी, एफ, जी एक्सेट्रा। एस, टी, डी, एफ और जी। तो पहला सेल में सिर्फ एस है, दूसरे में एस और पी है, तीसरे में एस पी डी है, चौथे में एस पी डी एफ है, पांचवें में एस पी डी एफ जी है, एक्सेट्रा। जैसे हम देखते हैं, यदि कोई मुझे पूछेगा भाई आप कहाँ रहते हैं या कहाँ हैं, तो मैं कहूंगा अभी दिल्ली में हूं। अब दिल्ली में फिर कहाँ? तो कह देंगे जनकपुरी या विकासपुरी। अब उसके अंदर कहाँ? तो बिल्डिंग का नंबर, फिर उसके अंदर कहाँ? एक रूम में। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में, ऑर्बिट के अंदर फिर सब सेल में। सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? ये देखिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, जी में 18 इलेक्ट्रॉन एंड सो। इतने इलेक्ट्रॉन की जगह है। तो पहले में एक
रूम का डिजाइन है। पहले में एस में, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन था तो एक ही एस बनाया, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन था तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां देखिए 2 + 6 + 10 18 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से जगह बनाया। समझ आया? सबसे सबसेल जो है वो एस पी डी एफ ये है। अब इसका डिजाइन है, एस गोल है, पी डम्बल है, पी जो है डम्बल है, 3 डिजाइन में है ये। ओहो अभी नहीं करेंगे इसको, बस इसको नहीं करना, जो ऑर्बिटल है। सेल जो है सब सेल में फर्दर डिवाइडेड है, और सब सेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है किसी बच्चे को? समरफील्ड ने ये कहा कि सेल फर्दर डिवाइडेड है सब सेल में, सेल फर्दर डिवाइडेड है सब सेल में, और हर सब सेल में इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स जगह। ठीक है? किस सेल में कितने सब सेल होते हैं इस पे कम से कम 5 या 6 बारी क्वेश्चन आ गया, 5 या 6 बारी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि किताब में जो दिया है वो सिर्फ एसपीडीएफ की बात की है उन्होंने। किताब में सिर्फ एसपीडीएफ की बात की है। तो क्वेश्चन पूछ दिया है जेई में, द नंबर ऑफ सब सेल्स, ये 2014 का क्वेश्चन है। मार दीजिए इधर। द नंबर ऑफ सब सेल्स इन, अरे पानी वाला दे जाइए यार, पानी पीने में बहुत दिक्कत होती है। लगा लेंगे ना, हमारे पास है वो बड़ा, लगा दीजिए हम मशीन। द नंबर ऑफ सब सेल्स इन इन फिफ्थ सेल, पूछ रहा है सवाल कि 5वें सेल में कितने सब सेल हैं? 4, बी इंफिनिटी, सी 5 और डी जो है वो है 10। बताइए आप लोग कितने सब सेल हैं? इस सवाल का आंसर सी होगा सर। 5 से सी होगा सर, 5। जी हाँ, लेकिन वहां और उसने क्या नंबर ऑफ सब सेल्स और यहाँ कर दिया था SPD.DF, ऐसे लिख दिया था। उसने कंफ्यूजन करने के लिए क्या दे दिया था? द नंबर ऑफ सब सेल्स SPDF इन फिफ्थ सेल। अब सब बच्चे पूछेंगे, पढ़ेंगे, अरे यार SPDF ही तो होता है, तो आंसर 4 लगा देंगे, लेकिन ये गलत। जिसको नहीं पता है वो गलत लगा देगा। या 5 होगा तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सब सेल, ये लिख लीजिए, नंबर ऑफ सब सेल्स इन nth सेल इक्वल टू n। किसमें कितने, जो सा सेल है उसमें उतने ही नंबर, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5वें में 5, छठे में 6, 7वें में 7 एंड सो। समझ आया? यस सर। तो 5वें सेल में 5 सब सेल है, छठे में 6 सब सेल है एंड सो। कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई डाउट? बुक में उन्होंने सिर्फ SPDF दिया है, इसीलिए ये सवाल पूछा गया, क्योंकि बच्चे को तो पता होगा कि SPDF ही होता है, लेकिन 5वें में तो G भी आ जाएगा, तो ये बच्चे को पता ही नहीं होगा। इसीलिए वो सवाल, जहां भी आपको कंफ्यूजन होगा वहां से सवाल आ जाएगा। जहां भी आपको कंफ्यूजन होगा वहां से सवाल बना देगा वो। क्वेश्चन बनाने वाले जो है वो बहुत ज्यादा
समझदार है और उनको सारा चीज पता है, तो उनको पता है कि किताब में क्या गलत लिखा है या बच्चे को कहाँ कंफ्यूजन होगा, किताब में कौन सा चीज क्लियर नहीं है, वहीं से सवाल बना देगा। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग होगा। अगला सवाल आया कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग होगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन सब सेल, बता सकता है कोई सब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग होता है? सब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग होगा? पीयूष बताओ भाई, सब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग होता है? एसपीडीएफ वाला जो टेबल है उससे डिसेंडिंग ऑर्डर, मुझे नहीं पता, आप लोगों को बताना है। सब सेल में डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर किस चीज का? डिसेंडिंग ऑर्डर किस चीज का? पीयूष, आनंद, आपने आनंद बताओ भाई, आनंद आपको तो आना चाहिए। हाईएस्ट एनर्जी लेवल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसने बताया था? लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है, ऑफबॉर्न ने बताया। ऑफबॉर्न ने ये कैसे बताया? ऑफबॉर्न को पता कैसे चला? वो किसी रूल पे बेस्ड है। ऑफबॉर्न को ये पता कैसे चला? ये सवाल पूछता है कि ऑफबॉर्न प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड है ऑफबॉर्न प्रिंसिपल? इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन सब सेल बाय ऑफबॉर्न प्रिंसिपल। और ऑफबॉर्न प्रिंसिपल अपने आप में बेस्ड है, इसका नाम है N+L रूल। समझ आया? तो ये बिल्कुल क्लियर है, ऑफबॉर्न प्रिंसिपल N+L रूल पर बेस्ड है। ये N+L रूल क्या बताता है? ये बताता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। क्या बताता है ये? एक एक पॉइंट को समझो, यहीं से सवाल बनेगा। उस समय मुंह बाओगे पता ही नहीं चलेगा, अरे याद नहीं आ रहा, याद करना ही नहीं है, समझना है ये। सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग किसने बताया? ऑफबॉर्न ने। ऑफबॉर्न को कैसे पता चला? तो N+L रूल। N+L रूल क्या बताता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। ये N और L क्या है? N एंड L क्या है? N और L क्या है? L है N-1। है क्या चीज? पहले ये तो बताओ, तुम तो निकालने का फॉर्मूला बता रहे हो। ये है क्या चीज? ये है क्वांटम नंबर, ये है क्वांटम नंबर। अब वो निकालने का फॉर्मूला आपने बताया कि वो कैसे निकालते हैं, मैंने कैसे पूछा ही नहीं था। क्या है ये? क्वांटम नंबर। अब ये एक नया प्रॉब्लम, ये क्वांटम तो सुना ही नहीं है, ये क्वांटम नंबर क्या होता है? ये क्वांटम नंबर क्या चीज होता है? अब इसको समझाने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं और उन बच्चों से उनकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है और कह रहा है बोलना नहीं है, बिना बोले बताओ आइडेंटिटी। तो सारे बच्चों ने अपना आई कार्ड दे दिया। ये देखिए मेरा आई कार्ड। आई कार्ड में 4 चीज लिखी है, बच्चे का नाम, मदर फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। आई कार्ड में 4 चीज लिखा है, बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस।
वो आई कार्ड उस बच्चे के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसी तरह क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन का आई कार्ड है। समझ आया? क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का आई कार्ड है और इसके अंदर 4 इंफॉर्मेशन है, N, L, M और S। समझ आया? 4 इंफॉर्मेशन है। जैसे हमारे आई कार्ड में 4 इंफॉर्मेशन है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन के आई कार्ड में भी 4 इंफॉर्मेशन है।